नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश प्रसाद आज अपने लेक्चर में आज आपको फिर दोबारा से बताने के लिए आया हूँ हमारे भूगोल के बारे में, हमारी पृथ्वी के भूगोल के बारे में। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज जैसे कि आपने मेरे पीछे लेक्चर सुना होगा, मैंने उसमें आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में बताया था कि हमारी पृथ्वी की संरचना अंदरूनी रूप से किस प्रकार की है और किस प्रकार से हमारी पृथ्वी जो है विभिन्न परतों में बनी हुई है। तो इसी क्रम में दोस्तों, आज मैं आपको बताने आया हूँ कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में। हमने पृथ्वी के जमीन के नीचे की बात कर ली, अब हम बात करेंगे वायुमंडल की। आपको मैं बताता चलूँ कि जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी का जो गठन हुआ है विभिन्न परतों में, एक परत के नीचे दूसरी परत के नीचे तीसरी परत है, इसी प्रकार से हमारा वायुमंडल भी है। हमारे वायुमंडल में भी वायु की विभिन्न परतें हैं और प्रत्येक परत में कोई विशेष प्रकार की गैस पाई जाती है दोस्तों। तो ये जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं विभिन्न परतों में पाई जाती हैं। इसीलिए मैंने आपको इस जो हमारे पृथ्वी का जो टॉपिक जो हमारा चलता है वो है पृथ्वी का संगठन एवं संरचना, पृथ्वी के वायुमंडल की संगठन एवं संरचना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो इस जो मैं आपको बताने वाला हूँ वायुमंडल की इस सीरीज में, मैं आपको 3 लेक्चर इसमें मैं अपलोड करूँगा। तो आपको से मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आपको वायुमंडल के बारे में समझना है, पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में समझना है, तो दोस्तों आप मेरी वायुमंडल के यानी सीरीज में ये तीनों लेक्चरों को फॉलो कीजिएगा और देखिएगा, और आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और मेरा ये उद्देश्य रहता है कि अपनी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करूं। तो बिना आपका समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में। तो इस पहले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पृथ्वी के वायुमंडल की विशेषता और इसमें पाई जाने वाली विभिन्न गैसें, धूलकण तथा जलवाष्प कौन कौन सी है और उनका क्या क्या रोल है। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज वायुमंडल सीरीज का पहला लेक्चर, पृथ्वी के, जिसका आप शीर्षक देख ही पा रहे हैं, पृथ्वी का वायुमंडल यानी कि अर्थ एटमॉस्फेयर। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि आपको सबसे पहले हमें अपने वायुमंडल की परिभाषा को जानना पड़ेगा। हमारा वायुमंडल है क्या? तो देखिए, हमारा वायुमंडल क्या है, हमारे वायुमंडल की परिभाषा क्या है। हमारा वायुमंडल पृथ्वी में धूलकण, जलवाष्प तथा गैसों का मिश्रण ही वायुमंडल कहलाता है। देखिए, जिसको आप देख सकते हैं बिंदु 1 में, इसको मैंने सारणी के माध्यम से, तालिका के माध्यम से बिल्कुल सरलीकृत करके आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है। देखिए, आपको टेबल में दिख रहा है, पहला इसमें घटक है, दूसरे में वॉल्यूम, तीसरे में स्पेसिफिकेशन यानी कि विशेषता। तो इस तालिका में मैंने पृथ्वी के वायुमंडल की विशेषताओं को बताया है कि हमारा पृथ्वी का वायुमंडल किस किस विशेषताएं रखता है और उसके अंदर कौन कौन सी गैसें, धूलकण तथा जलवाष्प पाई जाती है, इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप देखिए, पहले खंड में देखिए, पहला जो टेबल का जो पहला जो आप देख रहे हैं, पहली रॉ जो है, पहली रॉ में आप देख पा रहे हैं, मैं वायुमंडल के सामान्य परिचय दे रहा हूँ। इसमें वायुमंडल के सामान्य परिचय में हमारे 7 बिंदु हैं। मैं 7 को झट से आपके सामने क्लियर कर देता हूँ, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए, पहला बिंदु है कि वायुमंडल की परिभाषा क्या है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, वायुमंडल क्या है, हमारा पृथ्वी का वायुमंडल में धूल, गैस तथा जलवाष्प का मिश्रित रूप ही वह हमारा वायुमंडल कहलाता है। दूसरा बिंदु है सूर्य किरण। हमारा वायुमंडल जो है, हमारी सूर्य किरण जो है, सूर्य प्रकाश जो है, उसमें कुछ हानिकारक किरणें भी होती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि पराबैंगनी किरणें, उनसे हमारा वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। और वायुमंडल का जो इम्पोर्टेंस है हमारी पृथ्वी में इसलिए है कि ये हमारे वायुमंडल हमारी रक्षा करता है, जिससे जो वायुमंडल की जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, उससे हमारी रक्षा करता है। तो हम पृथ्वी बहुत भाग्यशाली है जिसका अपना वायुमंडल है और वो सुचारू रूप से काम भी करता है। और हमारे जो पृथ्वी में सूर्य के प्रकाश में कुछ जो हानिकारक किरणें आती है उससे हमारी रक्षा करता है। तीसरा बिंदु देखेंगे, हमारा वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो देखिए, ये तो स्पष्ट है कि हमारा जो वायुमंडल है पृथ्वी में 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यानी कि पृथ्वी में 1600 किलोमीटर तक ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है। और
ऊंचाई के साथ साथ गैसें भी परिवर्तित होती जाती है। पृथ्वी में सबसे ऊंचाई में हल्की गैसें पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, जबकि निचली सतह पर पृथ्वी के नीचे हमारी पृथ्वी से संलगित जो वायुमंडल है, यानी कि 0 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा जो पृथ्वी में जलवाष्प, धूलकण तथा भारी गैसें पाई जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि। तीसरा पॉइंट है नॉर्मल, पांचवा पॉइंट है आप चौथा पॉइंट देखें वायुमंडल के द्रव्यमान। देखिए दोस्तों, वायुमंडल का द्रव्यमान का जो 99% है, वायुमंडल के द्रव्यमान का 99%, वायुमंडल के द्रव्यमान का याद रहेगा 99% 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यानी कि 99% जो वायुमंडल है हमारा केवल 3200 किलोमीटर की ऊंचाई में तक पाया जाता है, जिसका जो भार है, द्रव्यमान आप समझते होंगे, द्रव्यमान का मतलब आप समझते होंगे, जो मास है, जो भार है, जो वेट है, उसका हमारे वायुमंडल का जो 90% जो भार है वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल में हल्की गैसें पाई जाती है। आप गलती नहीं कीजिएगा, जैसे मैंने बताया कि हमारा वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, तो वहाँ पर ऊंचाई पर बहुत हल्की गैसें पाई जाती हैं। इसीलिए तो भी वैज्ञानिकों को यह अनुमान है कि जो हमारे वायुमंडल है 32 किलोमीटर ऊंचाई तक, इसमें 99% द्रव्यमान पाया जाता है। पांचवा पॉइंट देखेंगे नॉर्मल लैप्स रेट, यानी सामान्य ह्रास दर। सामान्य ह्रास दर का मतलब है कि हमारा जो वायुमंडल है, इसका जो पांचवी विशेषता क्या है, हमारे वायुमंडल की पांचवी विशेषता है कि हमारा जो वायुमंडल का नॉर्मल लैप्स रेट है, यानी कि सामान्य ह्रास दर का संबंध हमारे तापमान से है। ऊंचाई के साथ साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हमारे पृथ्वी में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी कमी आती जाती है, वायुमंडल के तापमान में कमी आती जाती है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में नॉर्मल लैप्स रेट यानी कि सामान्य ह्रास दर बोला जाता है। सही है, याद रहेगा, सामान्य ह्रास दर यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट बोला जाता है। और तापमान गिरने की ये गति कितनी होती है, लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यानी कि अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएं तो पृथ्वी में के वायुमंडल का तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। यदि इसी आंकड़े को आप मीटर में भी नापे तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट याद रहेगा कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। हमारे वायुमंडल की छठी विशेषता क्या है, हमारे वायुमंडल की छठी सामान्य विशेषता है कि वायुमंडल ऊंचाई के साथ साथ वायुदाब भी कम होता जाता है, वायुदाब भी कम होता जाता है। अब ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वायुदाब कैसे कम होता है। मैंने बताया कि वायु में भी भार होता है और वायुमंडल की निचली परतों में भारी गैसें पाई जाती हैं, जबकि वायुमंडल की ऊंची परतों में हल्की गैसें यानी कि हीलियम, हाइड्रोजन जैसी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, याद रहेगा। और हमारे जो समुद्र की सतह पर वायुदाब कितना पाया जाता है, हमारी समुद्र की सतह पर जो वायुदाब पाया जाता है 1400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्र है उसके ऊपर 1040 ग्राम वायुदाब पड़ता है। सही है, याद रहेगा। वायुदाब समुद्र की सतह पर कितना पड़ता है, 1040 ग्राम। ठीक है, हमारी वायुमंडल का जो सातवां सबसे सामान्य फैक्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप देख सकते हैं कि ऊंचाई के साथ साथ भारी तत्वों का आयतन व भार भी कम होता जाता है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि सातवां पॉइंट ऊपर से भी क्लियर है कि जैसे जैसे वायुमंडल में हम ऊंचाई में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वहाँ उसका जो वायु भार है, वायुदाब है, वो भी कम होता जाएगा और वायु भार में हल्की गैसों का आयतन जो है बढ़ता जाता है। यानी कि वायुमंडल के अधिकांश आयतन का जो है भारी गैसें पाई जाती हैं। इसका मतलब यही है कि आयतन भी कम होता जाता है, यानी कि अधिक ऊंचाई में हल्की गैसें पाई जाती हैं और नीचे भारी गैसें पाई जाती हैं। अब आप बोलोगे भारी गैसें कौन कौन सी होती हैं, तो मैं आपको पूरा बता दूं कि भारी गैसों के अंतर्गत आप कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को लेते हैं। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में मैंने बताया कि वायुमंडल जो है विभिन्न प्रकार की गैसों, धूल कण और जलवाष्प का मिश्रण है।
तो इसी प्रकार से धूलकण और जलवाष्प भी भारी तत्व होते हैं, वायु के भारी घटक होते हैं जो कि निचली परतों में पाए जाते हैं। तो ये 7 बिंदु सामान्य बिंदु है वायुमंडल के, इनको याद रखिएगा, लेफ्ट राइट को याद रखिएगा, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे धूलकण की। धूलकण क्या है, हमारे वायुमंडल के धूलकण क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, इन्हें कहते क्या है। देखिए, वायुमंडल में गैस और जलवाष्प, वायुमंडल में गैस और जलवाष्प, वायुमंडल में गैस और जलवाष्प को छोड़कर जो भी सॉलिड पार्टिकल्स यानी कि ठोस कण वायुमंडल में पाए जाते हैं उनको धूलकण बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, धूलकण बोला जाता है। आप पहले बिंदु से समझ सकते हैं। दूसरा बिंदु देखिए, ये धूलकण के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। देखिए, समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुआं की कालिक या राख, पुष्पों का पराग, ठीक है, वह उल्काओं के टूटे हुए टुकड़े, ये सब क्या कहलाते हैं, धूलकण कहलाते हैं। ठीक है, ये सब धूलकण कहलाते हैं। देखिए, और तीसरा बिंदु देख लीजिए धूलकणों के विषय में। तीसरी विशेषता क्या होती है, निचले वायुमंडल में मात्रा अधिक। अब वायुमंडल में धूलकणों की विशेषता, अब तीसरा बिंदु सबसे इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। कई बार नेट के एग्जाम में, जेआरएफ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धूलकणों की प्रवृत्ति के बारे में पूछा जाता है कि धूलकण क्या है। देखिए, वायुमंडल में जो निचले, मैंने जैसे बताया था, निचले वायुमंडल में धूलकण अधिक पाए जाते हैं। निचले वायुमंडल में धूलकण बहुतायत में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पर यह प्रवृत्ति हमको कहाँ मिलती है देखने को, ज्यादातर उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। उपोष्ण देखिए, यहाँ पे मैंने पृथ्वी का एक डायग्राम बनाया है जो जिसमें उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव आप देख सकते हैं। तो उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में जो धूलिकण है निचले वायुमंडल में अधिक पाए जाते हैं। परंतु याद रखेंगे कि भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा ये जो बीच में से पृथ्वी को जो 2 समान ध्रुवों में बांटती है, भूमध्य रेखा, इसको विषुवतीय रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा के पास ये धूलकण जो है काफी ऊंचाई तक पाए जाते हैं, काफी ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है, भूमध्य रेखा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा के पास धूलकण अधिक ऊंचाई तक क्यों पाए जाते हैं। उसका कारण है संवहनीय पवने। क्या पाए, संवहनीय धाराएं या संवहनीय पवने। जब पृथ्वी हीट होती है और हीट होने के बाद जो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा में क्या देखा जाता है, डोलटन की पेटी देखी जाती है और वायु क्षैतिज प्रवाह ना करके सीधा लंबवत ऊपर की तरफ उठती है। और जब ये वायु सीधा ऊपर की तरफ उठती है, वर्टिकल ऊपर उठती है, तो अपने साथ धूल के कण भी ले जाती है। इसीलिए जो धूल के कण हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में काफी ऊंचाई तक पाए जाते हैं। और ये हमारा तीसरा बिंदु है डस्ट पार्टिकल सेक्शन का। आप देख रहे हैं टेबल में हमारा तीसरा बिंदु भी क्लियर हो चुका है। अब देखिए चौथा बिंदु, ध्रुवीय एवं विषुवतीय प्रदेशों में, जैसे कि मैंने बताया कि ध्रुवीय और विषुवतीय प्रदेशों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स। इसी प्रकार से आर्द्र प्रदेशों की अपेक्षा औद्योगिक नगरों और शुष्क प्रदेशों में धूलकण अधिक पाए जाते हैं। याद रहेगा, मैंने बताया था कि ध्रुवीय भूमध्य रेखीय प्रदेशों में धूलकण की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम पाए जाते हैं। किससे, उपोष्णीय और शीतोष्ण कटिबंध में। उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में धूलकण अधिक पाए जाते हैं, जबकि भूमध्य रेखीय और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में, दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्रों में इनकी धूलकणों की मात्रा कम पाई जाती है। किसकी मात्रा, इनकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है तुलनात्मक रूप से। इसी प्रकार जो धूल के कण हैं वो बड़े नगरों में और शुष्क प्रदेशों में धूल के कण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बड़े नगरों में और शुष्क प्रदेशों में धूल के कण अधिक पाए जाते हैं। अगर आप दिल्ली का उदाहरण लें तो दिल्ली में तो आप देखें तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि दिल्ली के से संलग्नित जो क्षेत्र हैं, जैसे यूपी हरियाणा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे जो पराली जलाई जाती है उसके कारण जो है राख के जो कालिक होती है, राख की कालिक होती है, या फिर और डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं जब ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो वो दिल्ली के ऊपर आ जाते हैं और आपको महीन और दिल्ली के ऊपर बहुत पीपीएम जो है पार्टिकुलर मैटर्स जो है वो बढ़ जाता है, धूल कणों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कई लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, सांस लेने की समस्या होती है। ठीक है, धूल कण के हमारा चौथा बिंदु भी सही है। अच्छा,
आपको याद रखना है कि धूलकण के बारे में आप कैसे पता लगाएंगे। देखिए, अगर आप कभी किसी कमरे में बैठे हैं और एक रोशनदान से सूर्य का प्रकाश अगर अंदर आ रहा है तो आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में छोटे छोटे कण भी उसके सूर्य प्रकाश के साथ आते हैं, तो वही डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। कई बार आप अपने घर में सफाई करते हैं, किताबों में हाथ मारते हैं और आपके हाथ में डस्ट लग जाता है, यही डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ये वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल्स का अपना रोल होता है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो बहुत ही हानिकारक होते हैं, जिससे श्वास रोग संबंधी समस्याएं होती हैं पृथ्वी का। और जिस क्षेत्र में आच्छादित हो जाते हैं वहाँ का तापमान बढ़ जाता है और वहाँ की वनस्पति और जीव जंतुओं को बहुत हानि होती है। पर ऐसा नहीं है, वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल्स भी होना जरूरी है, जो कि हमें अगले बिंदु से क्लियर होगा। देखिए, पांचवा बिंदु देखिए, जो धूल कणों का इंपॉर्टेंस क्या होता है। हमारे वायुमंडल धूल कणों का इंपॉर्टेंस क्या होता है। हमारे वायुमंडल में जो धूल कण है, जो आर्द्रता ग्रही नाभिक का काम भी करते हैं। कैसा काम करते हैं? आर्द्रता ग्रही नाभिक का। इसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करते हैं। कैसा काम करते हैं? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करते हैं। ये आर्द्रता ग्रही नाभिक जो है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करते हैं। यानी कि डस्ट पार्टिकल्स के आसपास ही जल वाष्प जब संघनित होती है तब उससे क्या होता है? मेघों का निर्माण होता है। उस मेघों का निर्माण होता है। यही यानी कि डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वायुमंडल में एक आर्द्रता को ग्रहण करते हैं और वर्षा की बूंद का निर्माण करते हैं। यदि वायुमंडल में आर्द्रता ग्रही नाभिक नहीं होंगे तो मेघों का निर्माण नहीं होगा। जब मेघों का निर्माण नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक वायुमंडल में इनकी संतुलित मात्रा बनी रहनी चाहिए। धूल कणों की संतुलित मात्रा बनी रहनी चाहिए। छठा बिंदु देख लीजिए, धूल कणों का इंपॉर्टेंस क्या होता है। धूल कणों के द्वारा ही स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग यानी कि परिकिरण क्या बोलते हैं? परिकिरण। क्या बोला था? परिकिरण। जबकि स्कैटरिंग यानी कि स्कैटरिंग से ही हमारा वायुमंडल का जो आसमान है, वो आसमानी रंग का दिखाई देता है सुबह के दिन के समय, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमारा जो आकाश है नारंगी दिखाई देता है। तो वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल के द्वारा ही हमारा जो आकाश है संध्या और प्रभात के समय नारंगी, संध्या यानी सुबह और शाम के समय नारंगी और दिन के समय आसमानी दिखाई देता है। अब ये आसमानी कैसे दिखाई देता है? देखिए दोस्तों, सूर्य का प्रकाश जो है हमें विभिन्न तरंग दैर्घ्य में प्राप्त होता है। और जब सूर्य का जो विभिन्न तरंग दैर्घ्य में प्राप्त हो, जब सूर्य का प्रकाश ऐसे पार्टिकल से गुजरता है जिन पार्टिकलों का जो व्यास होता है सूर्य के तरंग दैर्घ्य से कम होता है, तो उसके क्या होता है? उससे स्कैटरिंग हो जाती है। सूर्य के प्रकाश का बिखराव हो जाता है चारों तरफ और हमारा आकाश आसमानी दिखाई देता है। इसको मैं अपने अगले लेक्चर में क्लियर करूंगा, इसमें अभी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं धूल कण। तो हमने समझ ली कि धूल कणों का हमारे इम्पैक्ट क्या होता है, हमको पता चल गया कि धूल कणों का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे वायुमंडल में। अब हम बात करते हैं जलवाष्प की। जलवाष्प के विषय में हमारे 4 बिंदु इंपॉर्टेंट है। पहला है विषुववृत्त। देखिए, विषुववृत्त और ध्रुवों की तरफ, विषुववृत्त से यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर वायुमंडल में जो है जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। इसी प्रकार से ऊंचाई के साथ साथ भी जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। 90% जो हमारे जलवाष्प है 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। 90% जलवाष्प क्या है? 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक के बाद जलवाष्प बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, या पाई भी जाती है तो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता। देखिए, वायुमंडल में जो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है, तीसरा बिंदु है हमारा, वायुमंडल की जो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है वायु के तापमान के ऊपर निर्भर करती है। जैसे जैसे वायुमंडल का तापमान बढ़ता जाएगा, वायुमंडल की जलवाष्प ग्रहण करने की ताकत भी बढ़ती जाएगी। जितनी गर्मी होगी उतनी ज्यादा आर्द्रता होगी, ह्यूमिडिटी होगी, और आप बोलोगे हमको सफोकेशन फील हो रहा है। ठीक है, याद रहेगा। तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो हमारा वायुमंडल है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही बिल्कुल हमारा जो जलवाष्प है वो भी ग्रीन हाउस गैस का रूप का काम करता है। ग्रीन हाउस गैस का काम करता है, जो कि सूर्य की प्रकाश के लघु तरंगों को तो वायुमंडल में प्रवेश करने देता है, परंतु दीर्घ तरंगों को यानी कि लंबी तरंगों को
पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जाने दे रहा देता, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देता, और तापमान हमारी पृथ्वी का सामान्य बना रहता है। 15 डिग्री सेल्सियस हमारी पृथ्वी का औसत तापमान है, वो सामान्य बना रहता है। तो ये चारों बिंदु हमारे जलवाष्प के बारे में थे। और हमारा जो आखिरी जो बिंदु है हमारे को समझने की बात है वो है गैस। हमारे वायुमंडल में 98% जो है जो आयतन है वो है किसका है, 98% जो आयतन है गैसों का है। इससे पहले याद रखेंगे जो हमारे वायुमंडल का जो वायुमंडल में जो आर्द्रता है ध्रुवों पर लगभग 1% पाई जाती है, जबकि भूमध्य रेखा के ऊपर ध्रुवों पर 1% आर्द्रता पाई जाती है, जलवाष्प पाया जाता है वायुमंडल में, जबकि भूमध्य रेखा पर 4% जलवाष्प तक पाया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे इस फिगर में लिखा हुआ है कि 1 से 4% जलवाष्प पाया जाता है। और जलवाष्प के बाद मैंने आपको बताया जो हमारा आखिरी बिंदु है, हमारे गैसों का जो आयतन है हमारे वायुमंडल में कितना है, 98% है। और हमारे वायुमंडल में जो 98% जो है गैसों का जो आयतन है 98% है। और हमारे वायुमंडल में जो है समुद्र की सतह पर जो शुष्क वायु होती है उसमें 9 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। 9 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, गैसें पाई जाती हैं। ये 9 प्रकार की गैसें कौन कौन सी है इसको जानने के लिए आप मेरे अगले लेक्चर को जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना। और इसी के साथ साथ मैं अपनी अंतिम पॉइंट बता के आपको अपने लेक्चर को फिनिश करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। कि आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर ये वायुमंडल में जो गैसें हैं, धूल कण है, जो जलवाष्प है, ये पृथ्वी के आसपास संघनित क्यों रहती है, पृथ्वी के आसपास क्यों पाई जाती है। उसका मुख्य कारण जो है क्या है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के आसपास गैसें, धूल कण और जलवाष्प बनी रहती है। और पृथ्वी के वायुमंडल का मैंने पहले बताया 99% जो आयतन है, वायु भार है, वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा हमारे पृथ्वी में वायुमंडल में 98% गैसें हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। हमारे 98% गैसेस के बारे में हम बात करेंगे जो हमारे वायुमंडल के आयतन का 58% है। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।